हेलो फ्रेंड्स। एक बिहारी सब पे भारी परिवार के मैराथन क्लास के स्किल डेवलपमेंट पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। प्लीज़ वेलकम फ्रॉम द बॉटम ऑफ माय हार्ट। आज हम लोग सीसैट पर बात करेंगे। पिछली क्लास में आपको याद होगा मैंने आपको वो टॉपिक्स लिखा दिए थे जो आपके टारगेट को अचीव करने में आपकी मदद करेंगी। कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स के कुछ टॉपिक्स और रीजनिंग के कुछ टॉपिक्स आपके टारगेट के लिए जो सफिशिएंट होने चाहिए टॉपिक्स, वो सारे मैंने आपको लिखा दिए थे। अब हमें वन बाय वन उन पर क्लासेस करनी है। उन्हें इस तरह से सीखना है जैसे यूपीएससी की डिमांड है और जिस पर चलकर वो जो 33% स्कोर की रिक्वायरमेंट है उसे बिना किसी एक्स्ट्रा प्रेशर के फुलफिल किया जा सके। और ये जो डर है इसे दूर भगाया जा सके। सीसैट जो डराता है वो दूर भगाया जा सके। मेन काम ही यही है, मेन पर्पस है कि आपको यूपीएससी के माइंड को समझना है। सीसैट को लेकर तो काम हो जाएगा। इस पर बहुत रिसर्च करने के बाद मैंने देखा है कि यूपीएससी जो है 2 टर्म्स में क्वेश्चंस को फ्रेम करती है, दोनों तरह के स्टूडेंट को ध्यान में रखकर। देखिए, आपको ये भी समझना होगा कि यूपीएससी जानती है कि किस-किस बैकग्राउंड के स्टूडेंट सीसैट में बैठते हैं। वो ये अच्छे से जानती है कि सिर्फ इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के स्टूडेंट नहीं बैठते, ज़्यादातर तो आर्ट्स बैकग्राउंड के बैठते हैं, जिन्हें कोई लेना-देना नहीं होता सीसैट जैसे पेपर से लंबे समय से। लंबे समय से वो ऐसे टॉपिक से नहीं जुड़े हुए होते, तो ये तो उनके लिए नया होता है एक तरह से। तो वो जानती है, तो वो दोनों तरह के स्टूडेंट्स का ख़्याल रखती है। मैंने बहुत रिसर्च किया और देखा इन पर कि देखिए, एक तो कॉम्प्रिहेंशन वाला सेक्शन है जो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए होता ही है ख़ासकर, और उसमें यूपीएससी एक ही जगह से 25 से ज़्यादा क्वेश्चन दे देता है। तो एक बड़ा ये है, 27 क्वेश्चन आपको चाहिए। मैंने कहा था टारगेट आपका 40 होना चाहिए, तो 25 यहाँ से मिल गए। अगर आपने बहुत अच्छे से इसको तैयार किया, एक सेक्शन है देखिए कॉम्प्रिहेंशन, उसमें यूपीएससी ने बहुत सारा टॉपिक्स नहीं दे रखा है। जैसे मैथ्स में आपको मिलेंगे बहुत सारे टॉपिक्स, रीजनिंग में बहुत सारे टॉपिक, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन में यूपीएससी ने ऐसा नहीं किया है। एक लिमिटेड टाइप के वो क्वेश्चन पूछता है और वो चाहता है कि लिमिटेड रूप में आप सिर्फ उन पर बहुत सारी प्रैक्टिस करो। तो आपको वो बहुत भगाना भी नहीं चाहता। देखिए यहाँ ख़्याल रखा कि नहीं उसने, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन बहुत तरीके के होते हैं। शॉर्ट पोएम बेस्ड, बड़े पैराग्राफ बेस्ड, स्मॉल पैराग्राफ बेस्ड, अलग-अलग सेक्शन के, लेकिन ऐसा यूपीएससी ने नहीं किया। एक पर्टिकुलर टाइप के जो है पैराग्राफ्स जो हैं, वो सब्जेक्टिव रिलेटेड वो पूछता है। वो पोएटिक, पोएम वाला या अलग-अलग तरीके, उतने वो डाइवर्सिटी में कॉम्प्रिहेंशन आपको दिखाई नहीं देगा। टॉपिक्स डाइवर्स होंगे, लेकिन उसका जो फ्रेम है, स्ट्रक्चर है, वो डाइवर्स दिखाई नहीं देगा। तो ये एक बेनिफिट है, वो आपकी मदद कर रहा है। दूसरी तरफ तो मान लेते हैं 25-20 यहाँ से मिल गए और आपको करीब 20 क्वेश्चन चाहिए। तो जब मैंने इस पर बहुत रिसर्च किया, देखा मैंने मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चन, तो बच गए 55 क्वेश्चन। 55 क्वेश्चंस में मैंने देखा है जब से 2011 से अब तक की क्वेश्चन आई है 2023 की, यूपीएससी हर साल उस 55 में से 20 से 25 क्वेश्चन ऐसे फ्रेम करता है जो कि बिना किसी एक्स्ट्रा एफर्ट, थ्योरम, ये जो होते हैं थ्योरम, टेक्निक्स, फॉर्मूलेस, बिना इनकी मदद के सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आप थोड़ा-सा उन्हें अच्छे से समझ लो, थोड़ी-सी मेहनत उस पर कर लो, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लिमिटेड टॉपिक्स की, तो आप इधर से कुछ लेकर और इधर से कॉम्प्रिहेंशन लेकर, दोनों को जब आप जोड़ेंगे, तो आप टारगेट तक आसानी से पहुँच जाएँगे। तो वो इस बात का ख़्याल रखता है, जिसे लेकिन इसको समझने के लिए बहुत रिसर्च करना पड़ेगा, और जो ऐसा नहीं कर पाते, वो यूपीएससी को कोसने लगते हैं।
कि ऐसा-ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं फिर मैथ्स और ऑफ कोर्स वो रीज़निंग के और कॉम्प्रिहेंशन में भी 4-5 ऐसे क्वेश्चन होते हैं, जो हार्ड लेवल के होते हैं। क्योंकि वो ये भी जानता है कि इंजीनियरिंग इस बैकग्राउंड के स्टूडेंट भी बैठेंगे इसमें, तो उनके लिए तो कुछ स्पेशल क्वेश्चन तैयार कर क्योंकि उनका तो ऐसा बैकग्राउंड रहा है। तो यूपीएससी उनको भी फ़ेवर नहीं देना चाहता है, उनको भी और थोड़ा-सा कठिन चीज़ देना चाहता है कि आपने स्पेशल इस पे तैयारी की हुई है, तो ज़रा स्पेशल जाके पढ़िए। उनके लिए कॉम्प्रिहेंशन उतना फ़ायदेमंद नहीं होता है, तो वो जानता है यूपीएससी कि ये ज़्यादा मैथ्स और रीज़निंग को टच करेंगे, तो उसमें वो क्वेश्चन के लेवल को बढ़ा देता है। तो वो किसी के साथ भी नाइंसाफ़ी नहीं कर रहा है, इस चीज़ को हमको समझना पड़ेगा, ठीक है? तो आज से हमारी कॉम्प्रिहेंशन की क्लास शुरू करेंगे हम लोग। मैंने कहा था कॉम्प्रिहेंशन फिर मैथ्स पर रीज़निंग। मैं इस तरह से कॉम्प्रिहेंशन सिखाऊँगा आपको एक-एक पॉइंट पर एक-एक प्रोसेस से, बिल्कुल सही प्रोसेस से हम लोग जाएँगे कि आप अगर अभी इस स्थिति में हैं कि आपका एक भी कॉम्प्रिहेंशन ठीक नहीं हो पाता है। मैं खुद एक टाइम में ऐसी स्थिति में था कि 4-5 बनाए, 4-5 गलत हो जाते थे। 5 बनाए 3 कभी 4 गलत, कभी 3 गलत, कभी 5 के 5 गलत। और आज आलम ये है, स्थिति ये है कि मैं चाहूँ भी, गलत करना तो गलत नहीं होता मुझसे। उसके लिए बहुत लंबी प्रैक्टिस और अलग तरीके से उसको सीखने की ज़रूरत है, इस तरह से समझ के सीखने की ज़रूरत है। ये मैं अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनने के लिए नहीं कह रहा हूँ और मेरी बातों पर आप यकीन ना करें। जब मैं आपको सिखाऊँगा, सॉल्व करूँगा, उस पर आप यकीन करें, ठीक है? तो आज हम लोग कॉम्प्रिहेंशन की क्लास शुरू करेंगे, जिसमें आज हम लोग पहले ज़रूरी है कॉम्प्रिहेंशन सीखने से पहले कि कॉम्प्रिहेंशन के नेचर को तो समझ लिया जाए कि क्या नेचर है, यूपीएससी किस तरह से कॉम्प्रिहेंशन में मूव करता आ रहा है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, क्या डिमांड है। तो उस डिमांड को, उस नीड को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर ऑफ कॉम्प्रिहेंशन। 2011 में जब शुरुआत हुई थी, यहाँ जब शुरुआत हुई तो यहाँ जो कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते थे, तो अलग-अलग तरीके के बहुत सारे कॉम्प्रिहेंशन्स होते थे, जिसमें कि मान लीजिए कोई एक कॉम्प्रिहेंशन है, तो एक-एक कॉम्प्रिहेंशन से आपको 4-5 4-5 क्वेश्चन मिल जाते थे, ऐसे भी होते थे, किसी में 3-4 मिल जाते थे और एक पैसेज से एक क्वेश्चन ही आए, ऐसा ना के बराबर होता था। तो शुरुआत में स्थिति ये थी। फिर जब थोड़ा-सा आगे बढ़े, तो क्या हुआ, फिर होने लगा कि एक क्वेश्चन से 2-3 एक पैसेज से 2-3 क्वेश्चन पूछने लगे। किसी से 2, किसी से 3 तो मतलब धीरे-धीरे जो है एक पैसेज से नंबर ऑफ क्वेश्चन्स की संख्या घटती चली गई। बीच में 2023 से पहले के कुछ साल की बात करें, तो ऐसा हो गया था 2-3 साल तक कि एक पैसेज से एक क्वेश्चन सिर्फ़ ऐसे ही क्वेश्चन्स पूछे जा रहे थे। फिर से 2023 में ट्रेंड थोड़ा-सा बदला। अब यूपीएससी क्या कर रही है, एक पैसेज से एक क्वेश्चन प्लस एक पैसेज से 2 क्वेश्चन, इस टाइप के कॉम्प्रिहेंशन को वो फ्रेम कर रही है। तो ये पैटर्न रहा 2011 से लेके 2023 की बात करें, तो 4-5 फिर 3-4 2-3 1 और फिर 1 और 2 इस तरह का पैटर्न रहा। अब और बात करें इस पर, तो ये रहा कि अब किस तरह के पैसेज पूछे जाते हैं इसमें। मैंने कहा कि बहुत तरीके के होते हैं, तो टाइप्स क्या हैं? तो यूपीएससी इस तरह के फ्रेम करता है, वो पोएटिक फॉर्म नहीं करता, इवेंट बेस्ड, कोई इश्यू बेस्ड इस तरह से टॉपिक फ्रेम करता है, सब्जेक्टिव टॉपिक फ्रेम करता है। आप जानते हैं
GS1, GS2, GS3, GS4 इस तरह का उसका सिलेबस है। तो सिलेबस में अलग-अलग सब्जेक्ट्स हैं, तो वहाँ से वो टॉपिक्स उठाता है। कभी हिस्ट्री से ले लिया, कभी ज्योग्राफी से ले लिया, कभी एनवायरनमेंट से ले लिया, कभी पॉलिटी से ले लिया, कभी इकोनॉमी से ले लिया। तो अलग-अलग जगह से वो इनके इश्यू बेस्ड टॉपिक्स लेता है, जिसमें कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ था, कुछ सिखाना चाहता है, बताना चाहता है, समझाना चाहता है, कुछ सजेस्ट करना चाहता है, एडवाइस देना चाहता है आपको। इस तरह के वो टॉपिक्स फ्रेम करता है। ज़्यादातर देखा गया है कि उसके जो टॉपिक्स हैं, वो आपको इकोनॉमी से मिलेंगे, एनवायरनमेंट से मिलेंगे, एग्रीकल्चर इकोनॉमी में एग्रीकल्चर है वहाँ से मिलेंगे, कुछ ज्योग्राफी के मिल जाते हैं, पॉलिटी के मिल जाते हैं और साइंस एंड टेक के 1-2 पूछता है, बाकी में थोड़ा कम रहता है, लेकिन ये सब उसके मेजर चंक हैं। इकोनॉमी, उसमें भी एग्रीकल्चर बड़ा फ़ेवरेट हो रहा है उसका। इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, थोड़ा बहुत पॉलिटिकल वाला, पॉलिटिकल मतलब राजनैतिक टाइप नहीं, पॉलिटी बेस्ड, एडमिनिस्ट्रेशन बेस्ड। इधर जो है यूपीएससी का झुकाव ज़्यादा है इस तरह के क्वेश्चंस। साइंस एंड टेक के कुछ इसीलिए क्योंकि वो थोड़े से कॉम्प्लेक्स होते हैं, तो कुछ भारी उसको 1-2 पूछना हो तो वो वहाँ से ले लेता है। तो ये टाइप्स ऑफ क्वेश्चन यूपीएससी इस तरह से फ्रेम करता है, कैसे सब्जेक्टिव। जिसमें इश्यूज, मैसेज, एडवाइस, इस तरह के की जो चीज़ें हैं उनकी झलक छुपी हुई होती है कि वो कुछ बताना चाहता है, टू टेल यू समथिंग, टू टेल यू और मेक यू अंडरस्टैंड समथिंग। इस तरह से उसकी बातें होती हैं। अब फ्रेम करने के उसके 2 स्टाइल्स हैं कॉम्प्रिहेंशन। एक वर्ड स्पेसिफिक, कुछ स्टाइल्स हैं उसके, उस पर बात करें। तो 2 तरीके के आपको मिलेंगे। पहला वर्ड बेस्ड और दूसरा स्टेटमेंट बेस्ड। वर्ड बेस्ड कहने से मेरा क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? आप देखोगे कि जब क्वेश्चन स्टार्ट होंगे तो उसमें इस तरह के मिलेंगे। विथ रेफरेंस टू दिस फाइंड द assumption, मोस्ट रैशनल assumption, फिर क्या कहते हैं, मैसेज, इम्प्लीकेशन, उसके बाद और भी बहुत सारे इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, क्रक्स ऑफ द पैसेज। तो ये जो शब्द हैं ये आपको वर्ड बेस्ड क्वेश्चन है, इसे मैं कहता हूँ वर्ड बेस्ड, जिसमें आपको मिलेंगे assumption, implication, crux, मैसेज, इस तरह के शब्द आपको मिलेंगे। तो एक वो इस तरह से फ्रेम करता है, दूसरा करता है स्टेटमेंट बेस्ड, कि उसने एक इशू दिया है, मान लीजिए पॉवर्टी पर पूछा है, तो उस तरह से फ्रेम फ्रेम उसमें कुछ लाइन्स हैं, वो ऐसा क्वेश्चन डाल देगा कि व्हाट इज पॉवर्टी मीन्ड अकॉर्डिंग टू द पैसेज, why poverty is there in different parts of India according to the passage, मीन्स अकॉर्डिंग टू द पैसेज कोई एक क्वेश्चन वो डाल देगा इस तरह से, स्टेटमेंट उस इशू में से ही कोई शब्द वो निकाल के लाएगा, अलग से इस तरह का कोई वर्ड नहीं डालेगा। वहीं से कोई उसमें कुछ क्वेश्चन छुपा हुआ है इस इशू में, वहाँ से एक स्टेटमेंट पकड़ के यहाँ पे ले आएगा, पूछेगा कि अकॉर्डिंग टू पैसेज इसका क्या मीनिंग है। तो एक ये होता है। इन दोनों को सॉल्व करने के तरीके बहुतों ने जो अपनाए हैं और जो लोग बता भी देते हैं,
वो होता क्या है कि कॉम्प्रिहेंशन को वो सॉल्व करने का कोई एक टेक्निक पकड़ लेते हैं कि या तो पहले पैसेज पढ़ना है, फिर उसका क्वेश्चन पढ़ना है या फिर क्वेश्चन पढ़ना है, फिर पैसेज पढ़ना है और सॉल्व करना है। तो ज तो ज़्यादातर जो है वो इस पर चलते हैं कि पैसेज किस तरह से पढ़ना है। वो क्लासिफ़िकेशन नहीं कर पाते कि पैसेज के टाइप्स अलग हैं, तो हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग हो और सच में रिक्वायरमेंट अलग है। जो आप गहराई से समझेंगे तभी आपको पता चलेगा। बस आप उसको कॉम्प्रिहेंशन की तरह लेंगे, तो बातें पकड़ में नहीं आएगी और अगर आप ऐसा करेंगे, तो ज़्यादा चांस होता है कि आपका कॉम्प्रिहेंशन गलत हो जाएगा, अगर आप दोनों को एक जैसा लेकर चलें। क्योंकि जब इसमें आएँगे, तो पहले पता होना होता है कि वह क्या हमें देखना है। लेकिन अगर आप इसमें जाएँगे, अगर इसे लेकर चले आप पैसेज में, कि आपने देख लिया कि क्या पूछा गया है और आप इसके लेकर चले, तब होगा क्या? जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, तो आपकी आँख उस चीज़ को ढूँढती रहेगी कि ये क्या पूछा गया है। वो चीज़ हर जगह ढूँढती रहेगी उसको और जहाँ पे अगर वो दिख गई, आप वहाँ पे रुक जाएँगे, वहाँ पे सोचने लगेंगे। तो इससे होगा ये कि आप एक फ्लो में पैसेज को नहीं पढ़ पाएँगे, फ्लो में पैसेज को समझ नहीं पाएँगे। ये चीज़ें आपको फँसा देंगी। इसीलिए दोनों के तरीके सॉल्व करने के अलग-अलग हो। मैंने बहुत रिसर्च के बाद इसे डेवलप किया है। पहले मैंने हर टेक्निक पर इसको अप्लाई किया, सॉल्व करने की कोशिश की। इसे भी सारे तरीके से जितने भी तरीके कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के होते हैं, पहले इन्हें उन सारे तरीकों पर सॉल्व किया, फिर इन्हें भी उन सारे तरीकों पर सॉल्व किया और अल्टीमेटली बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स और प्रैक्टिस के बाद मुझे जो बेस्ट मेथड दोनों का लगा है, उसे मैंने डेवलप किया है और वो दोनों मैंने पाए हैं कि थोड़े डिफरेंट होने चाहिए। एक जैसा इनको लेकर नहीं चल सकते, तो उसे हम लोग देखेंगे, समझेंगे और सीखेंगे जब हम लोग स्टेटमेंट्स ले लेकर बात करना शुरू करेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ तक मुझे बात करनी थी। अब अगले क्लास से हम पैसेज को ले लेकर और धीरे-धीरे कॉम्प्रिहेंशन के स्किल को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। इस तरह से मैं आपको ले जाऊँगा कि सीखेंगे तो आप पूरा तो सीख ही जाएँगे। जब पैसेज सामने हो तो आप तो उसको तो सॉल्व कर ही डालेंगे। मैं लास्ट में इमरजेंसी सिचुएशन के लिए कि कुछ समय बचा हुआ है, लेकिन आपके लिए 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करना ज़रूरी हो गया है कॉम्प्रिहेंशन का अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ऐसी स्थिति में आप बिना पैसेज पढ़े भी सिर्फ़ क्वेश्चन और ऑप्शन पढ़ के आंसर कर सको, वो स्किल भी मैं आपको सिखाऊँगा, लेकिन इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ओके? तो फ्रेंड्स हम लोग फिर जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे माय